तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज आप लोग का CMMSS का एग्जाम का जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन जो है लेकर आ चुका हूं, जो कि मैथ्स का होने वाला है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को जो है देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद कॉन्फिडेंट आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आप लोग पता ही है क्या, CM मेरिट स्कॉलरशिप, जिसको मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है, ये झारखंड के स्टूडेंट भर सकते हैं। उनको छात्रवृत्ति आप लोग को दिया जाएगा 12,000 प्रति वर्ष। यदि इस एग्जाम में आप लोग सफल हो पाते हैं तो पास हो जाते हैं, यानी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो सारा डिटेल आप लोग को तो बता दिए, आप लोग फॉर्म भर लिए होंगे। आप तैयारी करना है तो तैयारी कैसे करना है ये इस चैनल के द्वारा आप लोग कर सकते हैं। ये सेट 1 है, मैथ्स का होने वाला है। सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4 भी आप लोग का आएगा। यदि आप लोग को प्यार मिलेगा इस वीडियो पर तो आप लोग का नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -8/7 इंटू 21/12 इज इक्वल टू दिया है 21/12 इंटू डैश। तो डैश की जगह क्या भरा जाएगा वही पूछा जा रहा है। आप लोग सबसे पहले इक्वल टू मतलब तो जानते हैं, इक्वल टू मतलब क्या होता है कि LHS, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। LHS साइड में और RHS साइड में दोनों में सेम चीज़ होना चाहिए। सेम चीज़ होना चाहिए, तभी दोनों को इक्वल हम लोग दिखा सकते हैं। सेम चीज़ होगा तभी ना इक्वल दिखा सकते हैं। अब बताइए, LHS में क्या दिख रहा है, -8/7 एंड दिख रहा है 21/12 एंड RHS में क्या दिख रहा है, 21/12 तो दिख रहा है। मतलब ये सेम चीज़ तो दिख ही रहा है, ये चीज़ तो दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ का मिसिंग लग रहा है ना। इस चीज़ को यदि हम लोग मल्टीप्लाई बाय -8/7 करेंगे तभी तो दोनों इक्वल हो पाएगा। मतलब डैश की जगह हम लोग क्या भर सकते हैं, डैश की जगह -8/7 भर सकते हैं। -8/7 पुट कीजिए तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों सेम चीज़ बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के चलते, 11 का वर्ग होगा, स्क्वायर पूछा जा रहा है। ठीक है, 11 का जो स्क्वायर क्या होगा वो पूछा जा रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 2, 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। उसी तरह 11 का स्क्वायर निकालना है। 11 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, 121 होगा ना। तो 121 किस में बताइए, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आप लोग क्लास 8 के लिए है, इसलिए आप लोग को बहुत कोई यदि 10th वाले देख रहे होंगे तो ये इजी लग रहा होगा। ये क्लास 8 के लिए है, क्लास 8 वाला ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 8/27 का घन मूल क्या होगा। ठीक है, इसमें क्यूब रूट पूछ रहा है 8/27 का। अब क्यूब रूट मतलब जानते ही होंगे, जो घनमूल आप लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मैं बोलूँगा 8 का घनमूल क्या होता है, 8 का घनमूल 2 होता है। ठीक है, उसी तरह 27 का घनमूल क्या होता है, उसका 3 होता है। आप लोग पता है ना। जैसे मान लीजिए इसका अपोजिट पूछूंगा कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना। आप पूछूंगा 8 का घनमूल क्या होता है तो वो 2 होगा। ये चीज़ पता है। तो 8/27 का घनमूल पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि इसको इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 8 का घनमूल तो 2 होगा और 27 का क्या होगा, 3 होगा। मतलब 2/3 होगा आंसर। 2/3 किस में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, 100 का पावर जो है वो 0 दिया गया है, का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो आप लोग ये समझना होगा, किसी भी चीज़ का पावर जो 0 होता है वो हमेशा 1 ही देता है, हमेशा 1। 100 का पावर 0 है या फिर 1 का पावर 0 है वो भी 1 देगा, या फिर आप लोग का 1000 का पावर 0 दे देगा तो वो भी आप लोग का 1 ही होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग को पूछ दूंगा सवाल तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, 0 का पावर 0 कितना होगा पता है, 1 नहीं होगा। ठीक है, ये छोड़िए, ये आप लोग जानना नहीं है। आप लोग देखिए, इतना भी आप लोग हाई लेवल में जानना अभी नहीं है। तो 100 का पावर 0 पूछा जा रहा है, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 वो 1 ही देता है। तो 1 किस में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। XY एक संख्या है, इसके लिए कौन कथन सही होगा। देखिए XY जो एक संख्या है, मान लीजिए मैं XY की जगह मान लेता हूँ, इसमें 15 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 15 हो गया, x की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, y की जगह क्या हो गया, देखिए ना, x की जगह हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह 1 हो गया एंड y की जगह 5 हो गया। तो XY एक संख्या है, तो मैंने 15 मान लिया, अपने मन से, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। तो बोला जा रहा है इसके लिए कौन सा कथन सही होगा। तो इसके लिए देखिए, पता है कौन सा कथन सही होगा, ये कथन सही होगा, 10x + y। XY को 10x + y के जैसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इकाई में है ना और ये दहाई में है। दहाई मतलब 10 से गुना होगा और जो इकाई में है वो अकेले रहेगा। इसको एग्जाम्पल से मैंने बताया ना, 15 लिख सकते हैं XY की जगह। x की जगह आप लोग को हो गया 1 और y की जगह 15। अब देखिए इसमें इस तरह से पुट करने पर क्या 15 आता है, देखिए पुट कीजिए, 10 और x की जगह क्या 1 है, ये x की जगह 1 लिए हैं, 10x + y की जगह 5 लिए। बताइए इसको क्या हुआ, 10 + 5, ये 15 नहीं हुआ ना, और यही 15 आ गया, मतलब XY आ गया। ठीक है, समझ गए। तो 10x + y इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, 3x + 6
6x² के लिए सही विकल्प चुने। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऑप्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मैंने 2 ऑप्शन सही मार सकता हूँ, पोलिनोमियल भी कर सकता हूँ और इक्वल टर्म भी मार सकता हूँ, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होगा मतलब मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। दोनों असमान पद है, मतलब दोनों सेम तो नहीं है ना, दोनों अलग अलग है। 3x और 6x², क्या दोनों सेम है? नहीं है सेम, तो दोनों अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, x का पावर 4 है -16 है, इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ, 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ 16 को, है ना। x का पावर 4 -2 का और 16 को 2 का पावर 4 लिख दिया। अब देखिए इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना। जैसे रुकिए, मैं यहाँ x का पावर 4 -2 का पावर 4 लिख दिया। अब इक्वल टू में लिख सकते हैं x का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब बताइए आप लोग ये तो पढ़े होंगे a² - b², ये चीज़ को a मान लिए, ये चीज़ को a मान लिए और ये चीज़ को b मान लिए। तो देखिए a² और यहाँ -b², a² - b² दिख रहा, ठीक है। मैंने a किसको माना है, x² को माना है, b किसको माना है, 2a² को माना है, तो a² - b² दिख गया। और a² - b² क्या होता है बताइए, a² - b² होता है, क्या होता है, a² - b² इक्वल टू a + b। तो a + b और a - b, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिर से हो गया a² - b², देखिए a² - b², a² - b² हो गया फिर से। तो इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं a - b × a + b। हाँ, तो देखिए ये क्या हो गया, x² और ये तो हमारा 4 हो गया +4, और यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, x² - 2a², तो x + 2 एन इंटू x - 2। ये ऑप्शन किस में है बताइए, x² + 4 इंटू x + 2 इंटू x - 2 किस में है बताइए। ये ऑप्शन आप लोग को देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, सी में दिख रहा है ना, यही सेम चीज़ देखिए सी में ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये चीज़ सी में ऑप्शन में दिख रहा होगा। देखिए x² + 4 इंटू x + 2 इंटू x - 2, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहा जा रहा है, 2x + 3 = 5 का हल क्या होगा। देखिए तो क्या दिया हुआ, 2x + 3 = 5 दिया हुआ, बताइए। तो यहाँ से हमारा 2x = क्या हो जाएगा, ये 3 को उस साइड ले जाइए और उस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, वो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 2x क्या हो गया, 2x = हो गया हमारा 2 हो गया, तो x = क्या होगा बताइए, x = क्या होगा, 2/2, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 1 होगा, तो x 1 होगा, x = 1 किस में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका दूसरा तरीका ये बता देता हूँ कि आप लोग को बताइए इक्वल टू साइन मतलब क्या होता है कि LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो बताइए RHS में कितना 5 दिख रहा है, तो LHS में भी 5 दिखना चाहिए। तो आप ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए, मान लीजिए मैं ऑप्शन 1 पुट किया x की जगह, तो 2 × 1 + 3 क्या 5 आया, जी बिल्कुल 5 आ गया, मतलब कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 2 पुट कीजिएगा तो 5 नहीं आएगा, यहाँ 2 पुट कीजिए तो 2 × 2 + 3 ये कितना आ गया, 4 + 3 7 आ गया, 7 तो RHS में नहीं है। तो इस तरह से भी आप लोग ऑप्शन से भी चेकआउट कर सकते हैं, बाकी दोनों तरीका मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, x - 5 इंटू x - 5। देखिए मैं आप लोग बता देता हूँ, जैसे आप लोग लिखते हैं 2 × 2, इसी को तो लिखते हैं ना 2 का स्क्वायर लिखते हैं ना, मतलब सेम चीज़ रहता है तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। यदि 11 × 11 था तो उसको क्या लिखते हैं, 11 का स्क्वायर, मतलब सेम चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो वही स्क्वायर कहलाता है। तो देखिए यहाँ भी तो आप लोग को 2 सेम चीज़ दिख रहा है ना, x - 5 और फिर से है मल्टीप्लाई बाय x - 5, दोनों गुना में है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x - 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह। तो ये ऑप्शन किस में बताया, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 28x² y है और डिवाइडेड बाय आप लोग बोल रहे 7xy, बताइए यहाँ से x कैंसिल हो गया, मैं दूसरे कलर से कैंसिल करके दिखाता हूँ। ये जो x कैंसिल हुआ एंड एक x तो बचेगा, एक x बचेगा क्योंकि x² है, ठीक है। और यहाँ से y कैंसिल हुआ और यहाँ से 7 को कैंसिल करते 4 टाइम्स, तो क्या बचा बताइए, ऊपर में क्या बचा आप लोग का, ऊपर में बचा देखिए 4 बचा और एक x बचा, क्योंकि 2x था, एक x कैंसिल हुआ और तो कुछ नहीं बचा, और नीचे में क्या बचा 1 बचा, मतलब कि 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी 4x होगा आंसर। 4x किस में बताइए, 4x ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 11 में क्या कहा जा रहा है, 11 में कहा जा रहा है संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है।
अगर पहली संख्या x हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या x दिया हुआ, ठीक है, तो x का कितना भाग लेना है, x का भाग लेना है। मैं ये पहली संख्या x ले लिया और दूसरी संख्या को मैं अपने मन से y ले लिया। ठीक है, तो दूसरी संख्या को y मान लिया, मतलब कि आप लोग क्या देख रहे हैं, जो x प्लस वाई होगा वो कितना होगा बताइए, वो 40 के इक्वल होगा ना, क्योंकि देखिए संख्या 40 दिया, उसी को दो भागों में बांटा गया ना, तो मैंने दो भागों में x और y के टर्म में बांट दिया। ठीक है, x पहला संख्या को x ले लिया, दूसरा संख्या को y ले लिया, तो दोनों को जोड़ने पर तो 40 होगा। ठीक है, तो 40 लिख दिया। अब बोला जा रहा है पहली संख्या के 1/5 भाग, देखिए पहली संख्या के 1/5 भाग, तो मतलब कि x का 1/5 भाग क्या हो गया, x का 1/5 भाग। ठीक है, x का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है, मतलब कि इक्वल होगा दूसरी संख्या क्या y इसके 1/3 भाग के बराबर है। ये चीज़ मैंने लिख दिया। अब देखिए ये y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ तो क्या हो गया हमारा x/5 हो गया, x/5 हो गया, इक्वल टू y की जगह हम लिख सकते हैं क्या, y की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए आप लोग, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताए, y इक्वल टू 40 - x होगा ना, y इक्वल टू 40 - x, y इक्वल टू 40 - x। वही y को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस y के जगह मैं लिख देता हूँ 40 - x, तो 40 - x और डिवाइडेड बाई 3। ये ऑप्शन किस में दिख रहा बताइए, ये चीज़ हो गया, ये आंसर हो गया x/5 इक्वल टू 40 - x/3। समझ गए ना किस तरह से मैंने बताया। चलिए, तो ये ऑप्शन देखिए किस में है, x/5 इक्वल टू 40 - x/3, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए किसी राशि पर मिश्रधन ए ज्ञात करने का सूत्र है। आप लोग मिश्रधन पढ़े हैं, जिसका सूत्र इस तरह से होगा, a इक्वल टू p इंटू 1 + r/100 का पावर n। तो ये क्या होगा, जो n दिख रहा है वो n क्या है, वो n है ब्याज संयोजित होने की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ इंटरेस्ट टू बी ज्वाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ, चाल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ बताइए, और समय दिया हुआ, और हम लोग को दूरी पहले निकाल लेते हैं, दूरी निकल जाएगा, फिर यहाँ से चाल दिया हुआ तो हम लोग समय निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो पहले चाल दिया हुआ इतना 40 किलोमीटर पर आवर, तो चाल लिख लेते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 लिख लेते हैं। ठीक है, और आप लोग का दूरी तो नहीं दिया हुआ, लेकिन समय दिया हुआ, समय दिया हुआ, समय कितना दिया हुआ बताइए, 3 घंटा समय दिया हुआ। अब बताइए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय पढ़े हैं, दूरी बटा समय पढ़े हैं, और दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय को उस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, दूरी इक्वल टू हो जाएगा चाल गुना समय। तो दूरी इक्वल टू चाल गुना समय में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। अब दूरी इक्वल टू चाल गुना समय लिख देता हूँ, दूरी है ये। ठीक है, ये दूरी है इक्वल टू चाल गुना समय, चाल कितना है 40 और समय कितना 3, तो कितना हो गया बताइए 120, मतलब कि 120 किलोमीटर हो जाएगा हमारा दूरी। हमारा दूरी जो निकला वो कितना निकला बताइए, जो दूरी हमारा निकला डिस्टेंस वो कितना लिखना है, 120 किलोमीटर निकला। अब बताइए यहाँ बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना आप सेकंड, यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उतनी ही दूरी मतलब कितना 120 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। अब समय हम लोग पूछा जा रहा है, और चाल कितना दिया, चाल दिया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमारा समय की इक्वल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाया, चाल इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटा समय, और समय क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो समय इक्वल टू होगा हमारा दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ 120 और चाल कितना दिया हुआ 60। इसको आप लोग कैंसिल आउट कीजिए तो कितना आएगा 2 आप लोग का घंटा होगा, मतलब वो 2 घंटा होगा। 2 घंटा किस में, ऑप्शन ए में है, मतलब 2 आवर्स। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति क्या है, आप लोग देख सकते हैं ये जो भुजा दिया हुआ है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, ये तो एक पतंग है, और ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो ये तो पतंग है ना, पतंग किस में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कहा जा रहा है, इस आकृति में कितने फलक है, मतलब कि फेस कितना है। ठीक है, फेस किसको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए ये एक फेस हो गया, जैसे क्यूब है तो फेस क्या होता है, ये चीज़ देख, जैसे मैं फेस का एग्जांपल आप लोग फेस बता रहा हूँ क्या होता है। ये जो है ना, मैं ब्लू कलर से ये ब्लैक कलर से जो कर रहा हूँ ये हो गया एक फेस, तो इसी को बोला जाता है फेस। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग को फेस ढूंढना है। तो फेस देखिए, एक ये हो गया, ये फेस हो गया, ये वाला जो मैं रंग दिया हूँ, एक फेस हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, ये वाला फेस 2 फेस हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, ये वाला 3 फेस हो गया, और एक ये वाला फेस हो गया। देखिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये वाला फेस जो अपोजिट साइड में है, कितना हो गया 4 फेस हो गया, 4 फेस हो गया ना, 1 2 3 4 फेस हो गया। और एक नीचे वाला देखिए, ये वाला फेस हो गया,
तो 5 फेस टोटल है, टोटल 5 फलक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, दिए गए रफ आकृति के माप के अनुसार एक विद्यार्थी त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए एक त्रिभुज बनाने की कोशिश किया गया है, तो क्या सही होगा? त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा? 60 डिग्री तो नहीं होगा। 60 डिग्री किस में होता है? जो तीनों यदि भुजा इक्वल रहता, तीनों भुजा सेम माप का रहता तो 60 डिग्री होता, क्योंकि वो क्या हो जाता, वो समबाहु त्रिभुज हो जाता, और समबाहु त्रिभुज में ही क्या होता है, 60 डिग्री कोण बनता। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री होने के लिए एक कोण को 90 डिग्री दिखाना होगा। उसको दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग को जो है वो सिद्ध करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को इसको सिद्ध करेंगे तो नहीं सिद्ध होगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। ये ऑप्शन सही दिख रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज बनने के लिए क्या होगा, दो चीज़ क्या हम लोग क्या जरूरी बात याद रखना चाहिए कि त्रिभुज के दो भुजा का योग, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये दो भुजा का योग हम लोग ले लिए, तो 7 हुआ, तीसरी भुजा से बड़ा हुआ नहीं हुआ, तीसरी भुजा 8 है, तो 7 जो है 8 से बड़ा होगा नहीं होगा ना, तो हमारा त्रिभुज ये नहीं बनेगा। त्रिभुज तभी बन सकता है जब त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, एक वर्गाकार मैदान में चित्रानुसार वृत्ताकार क्षेत्र बना है। अगर वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या आर हो, देख सकते हैं त्रिज्या जो है आर दिया हुआ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो छायांकित भाग है इसका हम लोग को क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पूरा वृत्त जो ये जो आप लोग को दिख रहा है वर्ग, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि वर्ग का क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को हटा देंगे, ये वाला क्षेत्रफल हटा देंगे, तो बचेगा कौन वाला, जो बचेगा वही तो हम लोग को निकालने बोल रहा है ना, छायांकित भाग बचेगा। ये वाला हटा दिए वृत्त के क्षेत्रफल, तो छायांकित यही वाला पार्ट बचेगा ना, तो वही हम लोग को निकालना। तो क्या करना है, पहले हम लोग को इस आप लोग को वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो बताइए इस वर्ग का जो है भुजा क्या है, बताइए भुजा क्या है। भुजा तो हम लोग का ये होगा और ये कितना होगा 2r होगा। 2r क्यों होगा, क्योंकि ये r है और ये भी r है, तो दोनों मिलके क्या होगा 2r होगा। मतलब भुजा हो गया हमारा वर्ग का 2r। तो हम लोग का पढ़े हैं क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना 2r, तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो 2r का स्क्वायर। और मैंने बताया इसमें आप लोग घटा दीजिए किसको, वृत्त के क्षेत्रफल को, और वृत्त के क्षेत्रफल आप लोग क्या बोले पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर किस में है, 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई दिया हुआ है l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई जो है h है। तो इस बॉक्स का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है l इंटू बी इंटू एच, तो एल बी एच हो गया ना, एल बी एच किस में, एल बी एच ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, किसी ग्राफ आलेख में एक रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। कुछ इस तरह से आप लोग जो है मूल बिंदु से होकर गुजर रहा कोई रेखा, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है रेखा का मूल बिंदु पर निर्देशांक क्या होगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है ना, ये आप लोग पता होगा। तो 0,0 किस में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा 20 क्वेश्चन। यदि आप लोग अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इसको वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और यदि आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियो बना सकूँ और आप लोग का सिलेक्शन हो सके। आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, जून में ही एग्जाम होने वाला है, तो टाइम आप लोग के पास बहुत कम है, तो तैयारी जोरों शोरों से करना होगा, तभी आप लोग स्कॉलरशिप पा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर।